Good morning, students. Kinship, caste and class, early societies, 600 BC to 600 CE. हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, चैप्टर 3 है ये, और इस चैप्टर में ये तीसरा वीडियो हम लोग देख रहे होंगे अगर आप लोग यूट्यूब पे जब इसे वॉच करेंगे। टॉपिक है ये हम लोग का, इसमें सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। एक फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाया जा रहा है कि कैसे कास्टिज्म का जो सिस्टम था और वो ऑक्यूपेशन को लेके सामाजिक दूरियां जो थी, सोशल डिफरेंसेस थे, वो जातिवादी लिबास में किस तरह था। ये सारी बातें जो है हम यहाँ से समझेंगे। और हम लोग देख रहे हैं कि द राइट ऑफ ऑक्यूपेशन, सही व्यवसाय का जो कहा जाता है राइट ऑक्यूपेशन, कैसे ये चीज़ें क्लियर हो पाती थी कि राइट ऑक्यूपेशन किसके लिए कौन सा व्यवसाय उचित होगा। The Dharmasutra and the Dharmashastra also contain rule about the ideal occupation of the 4 categories of one. Brahmins were supposed to study, teach the Vedas, perform sacrifices and get sacrifices performed, and give and receive gifts. Kshatriya were engaged in warfare, protect people and administer justice, study the Vedas, get sacrifices performed and make gift. The last 3 occupations were also assigned to the Vaishya, who were in addition expected to engage in agriculture, pastoralism and trade. Sudras were assigned only on the one occupation, that was serving the 3 higher ones. The Brahmas involved 2 or 3 stages for enforcing these norms. One, as we have just seen, was to assert that the world order was of divine origin. Second, they advised kings to ensure that these norms were followed within their kingdoms. And third, they attempt to persuade people that their status was determined by birth. However, this was not always easy, so prescriptions were often reinforced by stories told in the Mahabharata and other texts. जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रोफेशनलिज्म का चुनाव था कि सही व्यवसाय क्या किया जाए, तो उसमें हम जो है धर्मसूत्र और जो धर्मशास्त्र थे हमारे वैदिक शास्त्रों के अंतर्गत, उसमें हम देखते हैं कि ब्राह्मणों का जो कार्य था वो अध्ययन था, वेदों की शिक्षा प्राप्त करना, यज्ञ करना और करवाना था, तथा उनका काम दाम देना और लेना था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना था। अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे, साथ ही उसमें कृषि, गौपालन और व्यापार का काम भी अपेक्षित था। जो सबसे 4th पोजीशन पे जो थे शूद्रास, उनके लिए था कि मात्र एक ही जीविका थी, तीनों जो है जो ऊपर के सीरियल में ऊपर के जो कैटेगरीज थी उनकी सेवा करना था। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियाँ अपनाई, जैसा कि हमने भी पढ़ा है, बताया गया भी है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति ही एक पूरी जो है दैवी व्यवस्था बताई गई है। दूसरा, विशासकों के उपदेश देते थे कि इस व्यवस्था के नियमों को अपने राज्यों में अनुसरण करें, माने उसको, और इन लोगों में विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश की जाती थी कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं थी, और इन सभी तरह के मानदंडों को, जैसा कि महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में भी कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया गया है, इस बात को माना गया है। जो दैवी व्यवस्था की बात थी वो क्या थी? डिवाइन सिस्टम जो था वो था कि ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुषोक्त मंत्र को उद्धृत करते थे, जो आदि मानव
पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिनमें चारों वर्ण शामिल हैं, चारों वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे। ब्राह्मण उसका मुंह था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुआ था, वैसे उसकी जंघा से और उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई थी। इसमें हम जो है कुछ सोशल वर्क भी थे, सामाजिक कर्तव्य भी, ड्यूटीज़ भी थी और राइट सोशल ड्यूटीज़ थी। समाज के अंदर हर व्यक्ति को अपना काम बता दिया गया था, काम बट गया था। और इसके आगे फिर हम देखने को ये मिलता है कि जैसे कि जो राजा जो किंग जो है क्षत्रिय नहीं होता था तो क्या होता था उसके साथ। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति हुई। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा मौर्य वंश, मौर्य और एक विशाल साम्राज्य का शासन किया था। बौद्ध ग्रंथ में भी बात बताई गई है कि क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणी शास्त्र जो ब्राह्मणों का शास्त्र था उसमें उन्हें बताया गया है कि वो क्षत्रिय नहीं थे। शुंग और कर्ण जो मौर्यों के उत्तराधिकारी, शुंग वंश एंड कर्ण वंश जो कि मौर्यों के उत्तर मतलब मौर्य वंश के बाद आया था, जो वे ब्राह्मण थे। वसुधा राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। राजा तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। अन्य शासकों को जैसे शक जो मध्य एशिया से भारत आए थे, ब्राह्मण, म्लेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशी मानते थे, किंतु संस्कृत के संभवतः जो अभिलेख हमें मिले हैं, जैसे कि शक राजा रुद्रदामन लगभग दूसरी शताब्दी में, सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार चैप्टर 2 में इसके बारे में जानकारी मिलती है। शक्तिशाली म्लेच्छ संस्कृति परिपाटी से ये अवगत थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। उसने दावा भी किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किया। जैसा आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, जाति प्रथा के भीतर ही जो है एक सामाजिक कार्यक्रम की बात हो रही है। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बता रहे थे, जबकि ब्राह्मणी शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए था। तो ये चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे। और जैसा हमने देखा कि वह अंतर्विवाह पद्धति का, इंटरकास्ट सिस्टम का पालन करते थे। बहु विवाह, मल्टी मैरिज प्रणाली का जो बहुब्राह्मणी ग्रंथों में प्रस्तावित है। हम लोग थोड़ा सा जो है चैप्टर में आगे आते हैं, देखते हैं द्रौपदी क्वेश्चन। द्रौपदी महाभारत के टाइम की ही बात है, ये द्रौपदी का एक घटनाक्रम है। द्रौपदी के कुछ सवाल थे, उससे रिलेटेड देखते हैं। द्रौपदी सपोज टू हैव आस्क्ड युधिष्ठिर वेदर ही हैड लॉस्ट हिमसेल्फ। बुक अगर आप लोग देख रहे हैं तो बुक में देखिएगा सोर्स 11 स्क्वायर करके, पर्पल स्क्वायर में ही है, सोर्स 11 करके है ये द्रौपदी क्वेश्चन। Her 2 opinions were expressed in response to this question. One, that even if Yudhishthir had lost himself earlier, his wife remained under his control, so he could stake her. 2, that an unfree man as Yudhishthir was when he had lost himself could not stake another person. The matter remained unresolved. Ultimately, Dhritarashtra restored to the Pandavas and Draupadi their personal freedom. Do you think that this episode suggests that we could be treated as the property of their husband? Gendered access to property. हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो
जेंडर वाइज प्रॉपर्टी का ही मालिक बनता था व्यक्ति, और स्वामित्व मिलता था तो कैसे मिलता था। कंसिडर फर्स्ट अ क्रिटिकल एपिसोड इन महाभारत ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लॉन्ग drawn rivalry between the Kauravas and the Pandavas. Duryodhan invited Yudhishthira to a game of dice. The latter, who was deceived by his rival, staked his gold, elephant, chariots, slaves, army, treasure, kingdom, the property of subject, his brother, and finally himself, and lost all. Then he sacked their common wife Draupadi and lost her too. Issue of ownership foregrounded in stories such as the one sources 11. You have read about wealthy women such as the Wakatak queen Prabhavati Gupta. वकाटक की जो रानी प्रभावती गुप्त थी उनके बारे में भी चर्चा हुई है। Chapter 2, however, cumulative evidence, both epigraphic and textual, suggest that while upper class women may have had access to the resources, land, cattle and money, they are generally controlled by men. और इसमें आगे हम लोग जो है देख रहे हैं how could men and women acquire wealth. And then for men, the Manusmriti declare there are 7 means of acquiring wealth: inheritance, finding, purchases, consequent investment, work, and acceptance of gift from good people. For women, there are 6 means of acquiring wealth. What was given in front of the marriage of the bridal procession or as a token of affection, and what she got from her brother, mother, or father. She could also acquire wealth through the subsequent gift and whatever her affections husband might give her. Compare and contrast the ways in which men and women could acquire wealth. तो हम लोगों ने पढ़ा कि द्रौपदी की जो क्वेश्चन थे कि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पे लगाया, तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। ये द्रौपदी के प्रश्न थे। युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में 2 भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया। दूसरा यह था कि दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष, जैसे उस क्षण युधिष्ठिर थे, किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। इन मुद्दों पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस प्रकरण से इस बात को इंगित करता है कि पत्नियों को पतियों की निजी संपत्ति माना जाए? इस संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न भिन्न अधिकार देखे जा रहे हैं। कि अब महाभारत के महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव पांडवों वाली कहानी। दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कीड़ा क्रिया मंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा खाए और वहाँ पे वो जो है दाव पे स्वयं को लगाए, अपने हाथी घोड़े सेना सब कुछ लगाते हुए हारते गए और लास्ट में द्रौपदी को भी दाव पे लगाया और हार गए। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे पर इन जो कहानियों में वर्णित है, धर्मसूत्र धर्मशास्त्रों में भी ये बात बताई कि मनुस्मृति के अनुसार भी यह जायदाद का माता पिता की मृत्यु को सभी पुत्रों को समान रूप से बढ़ जाता है। ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियों इस पैतृक संसाधन की हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों को स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। इसे स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। ये चूँकि इतिहास से जुड़ी बात है, हालांकि जो है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बात करेंगे तो जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी एक अहम फैसले में इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि जो है जिस तरीके से पुरुषों में संपत्ति का बंटवारा होता है, वैसे ही अगर महिला भी उस परिवार की सदस्य है तो उसका भी भाग अंश हिस्सा लगेगा। स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे? पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं,
विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश करके, अपने काम द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके, और स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जित करने के 6 तरीके बताए हैं। वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधुगमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार, इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिले भेंट तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति ने से उसे प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हमने जो एक कहानी भी इसमें आपकी दी हुई है, जो यहाँ पे सोर्स 13 है। ये एक पैसे धनी शूद्र की कहानी है। जैसे कि शूद्र जो है, जो ब्राह्मणों जो कास्टिज्म का जो सीक्वेंस बना था, इसमें सबसे लास्ट स्टेज पे शूद्र है। बट यहाँ पे जो स्टोरी है धनाढ्य शूद्र की है। आप लोग इस स्टोरी को पढ़िए, बहुत अच्छा है। इसके थ्रू जो एक मैसेज मिला है कि आप अपनी मेहनत से आप अपनी व्यवस्था को बदल सकते हैं। तो हम लोग अगर जो है इस पूरे चैप्टर को, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग रीड किए होंगे और मेरे 3 वीडियोस के थ्रू आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में बातें आई होंगी। जो चीज़ें कंफ्यूज करती हूँ, न समझ में आई हूँ, आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। फ़ोन करके भी मुझे डिस्कस कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको जो भी बेहतर मीडियम लगे आप वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। कंक्लूज़न के तौर पे भी हम देखें अगर, तो ये महाभारत में जो महाभारत के और जो भी वेदों की जो स्टोरियाँ वगैरह आपको बताई गई हैं, उसके थ्रू क्या जो है कंक्लूज़न इसका रिजल्टेंट होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस भी तरह की कहानी बताई गई, जैसे यहाँ पे एक लास्ट जो है एक चर्चा हुई है यहाँ पे, One day there was something in the air. The animal were fleeing the forest. Kunti noticed that the Nishadi was watching her and had settled. When she spoke to her and asked if she remembered the house of Lak, yes, Kunti said she did. Did she remember a certain elderly Nishadi and her 5 young sons, and that he had served them until they were senseless while she escaped with her own sons? The Nishadi, not you, Kunti exclaimed. The Nishadi replied that the woman who was killed had been her mother-in-law. She added that while Kunti had been reflecting on her past, not once did she remember the 6 innocent lives that were lost because she had wanted to save herself and her sons. As they spoke, the flames drew nearer. The Nishadi escaped safely, but Kunti rewanted where she was. यहाँ पे फिर इसके बाद आपको टाइमलाइन पे ढेर सारे टाइम्स लिखे मिलेंगे, तो आप इन सबको लर्न कर लीजिए। ये जो छोटी सी कहानी कुंती और निषादी की है, आप इसको समझ लीजिए कि जो कुंती और निषादी की जो कहानी है महाश्वेता देवी द्वारा लिखी गई थी, महाभारत के एक प्रसंग से लिया गया था। इस कहानी का जो एक छोटा सा भाग अभी मैंने पढ़ा है कि एक दिन वातावरण में कुछ था, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है, देख रही है। जब उसने ये पूछा कि क्या उन्हें लच्छागृह की याद है, कुंती का गई और उन्हें याद था। क्या उन्हें एक वृद्ध निषादी और उनके 5 पुत्र याद थे? उसकी स्मृति में कुंती ने उनसे मदिरा पिलाई थी। इतना ही कि सब बेसुध हो गए, जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि वह अपने अतीत में विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं है जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि तुम अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी, आग की लपटें करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचा कर निकल, किंतु कुंती जहाँ खड़ी थी वहीं रह गई। तो ये भी कहानी का ही एक प्रसंग है। और इस पूरे चैप्टर में जगह जगह पे छोटी छोटी जो कहानियों के थ्रू चैप्टर को समझाने की कोशिश की गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये विषय वस्तु को समेटने की कोशिश की गई, जो टाइटल है किनशिप कास्ट एंड क्लास अर्ली सोसाइटीज़। तो ये पूरी चर्चा के दौरान हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से
धर्मशास्त्रों के माध्यम से हमें बंधुत्व, जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था देखने को मिलती है। पुरुष महिला में जो विभेद है वो देखने को मिलता है। उनके बीच जो एक सामंजस्य बनाने की भी कोशिश है वो भी देखने को मिलती है। तो इन सभी कहानियों के आधार पे इस चैप्टर को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। और आप लोगों को जो यहाँ पे टाइमलाइन भी मैंने बताया कि जो टाइमलाइन में डेटिंग वगैरह है यहाँ पे, उसको आप लोग लर्न कर लीजिए। जैसे कि पाणिनि का अष्टाध्यायी जो संस्कृत व्याकरण की एक अच्छी बुक है, नियर 1500 BC था। तो इस तरीके से ढेर सारी चीज़ें हैं, आप उसको देख लीजिए और उसे लर्न कर लीजिए। जो चीज़ नोट करने लगे, इंपॉर्टेंट लगे, आप उसको नोट भी करते रहिए। हाँ, आप लोगों को फुल मार्क्स वगैरह जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर नोट करिए। चूँकि लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना वायरस के ख़तरे को देखते हुए स्कूल कॉलेज सब बंद चल रहा है। केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व की ये समस्या बनी हुई है। तो स्टे होम, सुरक्षित रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।